नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 4 मई से 10 जून तक होंगी। प्रधानमंत्री ने नए वर्ष में कोविड महामारी से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र दिया। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए पूर्वाभ्यास शनिवार को। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.04% हुई। कल से देश भर में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा और नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। समाचार संध्या में वीरेंद्र कौशिक के साथ मैं विशाल शर्मा। कोविड महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की 10वीं और 12वीं कक्षाओं की परीक्षा अगले वर्ष 4 मई से शुरू होकर 10 जून को समाप्त होंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने आज बोर्ड परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा की। व्यापक परामर्श करने के बाद अब हम लोग इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि जो बोर्ड की परीक्षा है हमारी 4 मई से प्रारंभ हो जाएगी। हमको भरोसा है कि हम 10 जून तक इसको पूरा कर सकेंगे और परिणामों को घोषणा 15 जुलाई तक कर देनी चाहिए। श्री निशंक ने बताया कि 12वीं कक्षा की प्रैक्टिकल परीक्षाएं 1 मार्च 2021 से शुरू होंगी। श्री निशंक ने कोविड महामारी के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के बीच छात्रों की लगातार मदद जारी रखने के लिए अभिभावकों और शिक्षकों की सराहना की। शिक्षा मंत्री ने विद्यार्थियों से बिना किसी तनाव के परीक्षा की तैयारी करने की अपील की है। बिना किसी तनाव के आप परीक्षा की तैयारी में जुटे। वक्त भी हमारे पास है और सीबीएसई ने वैसे भी इन परिस्थितियों में 30% पाठ्यक्रम को अपना कम किया और लगातार आपके साथ हम संवाद में हैं। सीबीएसई बोर्ड के चेयरमैन, पूरा तंत्र वो आपके साथ जुड़ा हुआ है। केंद्रीय मंत्री ने सरकार द्वारा शिक्षण के लिए विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के प्रयासों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के बीच सरकार ने जेईई और एनईईटी की परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से गुजरात के राजकोट में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की आधारशिला रखी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि जहां 2020 स्वास्थ्य संबंधित चुनौतियों का वर्ष था, वहीं 2021 में स्वास्थ्य समस्याओं का हल निकलेगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह से देश ने 2020 में स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियों का सामना किया, उसी तरह वो 2021 में भी इसमें बड़ी भूमिका निभाएगा। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय चिकित्सा पेशेवरों की क्षमता और सेवा के प्रति उनके उत्साह तथा व्यापक स्तर पर टीकाकरण के अनुभव के साथ भारत दुनिया के सामने कोविड से निपटने के लिए एक किफायती और कुशल समाधान लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े स्टार्टअप स्वास्थ्य समाधानों के लिए प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच आसान हो रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने दुनिया के अन्य देशों की अपेक्षा अपने यहां बड़ी संख्या में लोगों को कोरोना से बचाए रखा है। श्री मोदी ने कहा कि देश में कोरोना टीकाकरण के लिए दुनिया का सबसे व्यापक अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। कोरोना से पीड़ित साथियों को बचाने का भारत का रिकॉर्ड दुनिया से बहुत बेहतर रहा है। वहीं अब संक्रमण के मामले में भी भारत लगातार नीचे की तरफ जा रहा है। साल 2020 में संक्रमण की निराशा थी, चिंताएं थी। 2020 की वो पहचान बन गई, लेकिन 2021 इलाज की आशा लेकर के आ रहा है। वैक्सीन को लेकर भारत में हर जरूरी तैयारियां चल रही है। भारत में बनी वैक्सीन तेजी से हर जरूरी वर्ग तक पहुंचे, इसके लिए कोशिशें अंतिम चरणों में हैं। दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चलाने के लिए भारत की तैयारियां जोरों पर है।
श्री मोदी ने कहा कि वे अब तक जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं पर जोर देते रहे हैं, लेकिन 2021 के लिए उनका मंत्र दवाई भी कड़ाई भी होगा। कोरोना संक्रमण घट जरूर रहा है, लेकिन ये ऐसा वायरस है जो तेजी से फिर चपेट में ले लेता है। इसलिए 2 गज की दूरी, मास्क और सैनिटेशन के मामले में ढील बिल्कुल नहीं देनी है। नया साल हम सभी के लिए बहुत खुशियां लेकर के आए। आपके लिए और देश के लिए नया साल मंगल हो। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है। पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एहतियाती उपायों के साथ ही आधुनिक उपचार सुविधाओं पर भी ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के कारण गरीबों के 30,000 करोड़ रुपए बचे हैं। साथियों, आयुष्मान भारत योजना से गरीबों के लगभग 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बचे हैं। आप सोचिए, इस योजना ने गरीबों को कितनी बड़ी आर्थिक चिंता से मुक्त किया है। कैंसर हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो, किडनी की परेशानी हो, अनेकों गंभीर बीमारियों का इलाज मेरे देश के गरीबों ने मुफ्त कराया है, और वो भी अच्छी अस्पतालों में। पिछले 2 दशकों में विशाल चिकित्सा बुनियादी ढांचा तैयार करने के लिए गुजरात की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयुर्विज्ञान संस्थान राज्य में स्वास्थ्य सेवा नेटवर्क को और मजबूत करेगा। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य में दूर दराज तक आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने में ये संस्थान बड़ी भूमिका निभाएगा। इस संस्थान के लिए राजकोट के पास 201 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। संस्थान के निर्माण पर 1,195 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत आएगी और इसके 2022 के मध्य तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस 750 बिस्तरों वाले इस अस्पताल में 30 बिस्तरों वाला एक आयुष विभाग भी होगा। संस्थान में एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए 125 और नर्सिंग पाठ्यक्रम के लिए 60 सीटें रखी गई हैं। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत, स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे भी इस अवसर पर उपस्थित थे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। देश में कोविड-19 के टीके को लगाए जाने का पूर्वाभ्यास शनिवार से शुरू होगा। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों से टीकाकरण के लिए पर्याप्त तैयारियां सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस तैयारी के लिए राज्यों के प्रमुख स्वास्थ्य सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। सभी राज्यों की राजधानियों में कम से कम 3 स्थानों पर पूर्वाभ्यास किया जाएगा। कुछ राज्यों में सुविधाओं की कमी वाले जिलों में भी ये अभ्यास किया जाएगा। महाराष्ट्र और केरल में राजधानी के अलावा सभी बड़े शहरों में भी टीकाकरण अभ्यास किया जा सकता है। इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण के काम के दौरान आने वाली चुनौतियों का पता लगाना तथा इससे जुड़े लोगों को प्रशिक्षित करना है। देश में पिछले 24 घंटे में 21,821 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही संक्रमित लोगों की संख्या 1,02,66,674 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि पिछले 24 घंटे में 299 मौतों को मिलाकर अब तक इस संक्रमण से 1,48,738 लोगों की जान जा चुकी है। इस समय 2,57,656 मरीजों का उपचार चल रहा है। कल 26,139 मरीज स्वस्थ हुए।
अब तक 98,60,280 मरीज संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.04% हो गई है। मध्य प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मुक्त होने की दर नए संक्रमित लोगों की तुलना में अधिक है। राज्य में उपचार कर रहे मरीजों की संख्या भी घटी है। अब तक 2,27,000 से अधिक मरीज संक्रमण से उबर चुके हैं। कल लगभग 27,000 नमूनों की जांच की गई, जिनमें से 863 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। बिहार में कोविड मरीजों की संख्या घटकर 4,620 रह गई है। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.62% हो गई है। अब तक राज्य में 2,46,386 मरीज संक्रमण से मुक्त हुए हैं। पिछले 24 घंटों में 474 लोग संक्रमित हुए। उत्तराखंड में कल 734 मरीज स्वस्थ हुए और 449 लोग संक्रमित हुए। राज्य में स्वस्थ होने की दर 91.56% है। आंध्र प्रदेश में अब तक 1,17,64,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में 55,000 से अधिक नमूनों की जांच में संक्रमण के 349 मामले पाए गए। राज्य में अब तक कोरोना से 8,81,000 से अधिक लोग संक्रमित हुए, जिनमें से 8,71,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं। त्रिपुरा में संक्रमित लोगों की संख्या लगातार घट रही है। इस समय 122 मरीजों का उपचार चल रहा है। राज्य में संक्रमण से ठीक होने की दर बढ़कर 98.47% हो गई है। अब तक 32,728 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। पिछले 24 घंटों में राज्य में 12 लोग संक्रमित हुए और 16 लोग ठीक हुए। कल शाम तक 5,77,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। मिजोरम में संक्रमण मुक्त होने की दर बढ़कर 97.43% हो गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान 5 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जबकि 3 मरीज स्वस्थ हुए। राज्य में अब तक 4,091 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। इस समय 105 मरीजों का इलाज चल रहा है। उधर महाराष्ट्र में आज कोविड-19 से 3,509 नए व्यक्ति संक्रमित हो गए। इसके साथ ही राज्य में संक्रमित लोगों की कुल संख्या 19,32,112 हो गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में माघ मेले में जाने के इच्छुक श्रद्धालुओं को कोविड-19 की नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में होने वाले अन्य धार्मिक कार्यक्रमों में भी ये शर्त लागू रहेगी। असम में कल से लोअर प्राइमरी स्कूल खोल दिए जाएंगे। स्कूलों के दोबारा खोले जाने से पहले असम सरकार ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। इसके अनुसार लोअर प्राइमरी स्कूल की सभी 1 से 5 तक की कक्षाएं वैकल्पिक दिनों में चलेंगी। संबंधित दिशा निर्देश सभी सरकारी और निजी संस्थाओं पर लागू होंगे। स्कूल सुबह 9 बजे से दोपहर 1:45 तक खुले रहेंगे। सरकारी स्कूलों में मध्याह्न भोजन 12:15 बजे से 12:45 के बीच उपलब्ध कराया जाएगा। सप्ताह में एक बार स्कूल परिसर को सैनिटाइज किया जाएगा। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 4 मई से 10 जून तक होंगी। प्रधानमंत्री ने नए वर्ष में कोविड महामारी से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र दिया। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए पूर्वाभ्यास शनिवार को। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.04% हुई। कल से देश भर में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थित टोल प्लाजा पर टोल का भुगतान करने के लिए फास्टैग कल से आवश्यक हो जाएगा। हालांकि 15 फरवरी 2021 तक नकद टोल भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। यात्रियों को फास्टैग लगाने के बाद टोल प्लाजा पर नकद भुगतान के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। इससे समय और ईंधन की बचत होगी। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने पिछले महीने अधिसूचना जारी करके उन पुराने वाहनों पर भी फास्टैग लगाना अनिवार्य कर दिया था, जिन्हें 1 दिसंबर 2017 से पहले खरीदा गया है। देश में राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के सभी टोल प्लाजा पर अनिवार्य रूप से और 30,000 से अधिक अन्य जगहों पर फास्टैग बिक्री के लिए आसानी से उपलब्ध है। फास्टैग को अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्नैपडील के माध्यम से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। असम विधानसभा ने राज्य सरकार के सभी मदरसों को खत्म करके उन्हें सामान्य स्कूलों में बदलने संबंधी विधेयक पारित कर दिया है। विपक्षी दल कांग्रेस और ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने विधेयक
प्रवर समिति को भेजे जाने की मांग खारिज होने के बाद सदन से वॉकआउट किया। इस विधेयक के पारित होने के साथ ही सभी सरकारी मदरसों को अगले वर्ष 1 अप्रैल से नियमित शिक्षा संस्थान में बदल दिया जाएगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने आज रेल टिकट की ऑनलाइन बुकिंग के लिए ई टिकटिंग वेबसाइट और मोबाइल ऐप के अद्यतन संस्करण का लोकार्पण किया। टिकट बुकिंग के साथ भोजन, विश्राम गृह और होटल की बुकिंग को भी वेबसाइट से जोड़ दिया गया है। यात्री टिकट बुकिंग के साथ ही इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। इसी पेज पर यात्री अपना किराया वापसी की स्थिति भी जान सकते हैं। पहले इस सुविधा तक पहुंचना आसान नहीं था। टिकट बुकिंग को अधिक सुगम बनाने और यात्रियों के समय की बचत के लिए रेलगाड़ी की जानकारी और चयन की प्रक्रिया को आसान करते हुए सभी सूचनाएं एक पेज पर उपलब्ध कराई गई हैं। पंजाब सरकार ने राज्य पुलिस बल की आतंकवाद रोधी क्षमता बढ़ाने और उसकी प्रौद्योगिकी संबंधी जरूरतें पूरी करने के लिए विशेष प्रयोजन सेल गठित करने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य सीमावर्ती राज्य में ड्रोन के जरिए हथियारों और नशीली दवाओं की तस्करी और सीमा पार के आतंकवाद को रोकना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने आज दिल्ली में वर्चुअल कृषि हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री तोमर ने कहा कि प्रधानमंत्री के कृषि में नव प्रौद्योगिकी और नवाचार के सपने को देखते हुए कृषि भारत हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि देश की रीढ़ की हड्डी है और युवा संलग्नता, रोजगार सृजन, प्रौद्योगिकी और डिजिटलीकरण से इसे मजबूत करने की योजना है। भारतीय कृषि के इतिहास में 2 महीने तक चलने वाला ये आयोजन अपने आप में सबसे अलग और सबसे बड़ा है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने ओडिशा में सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों और अन्य पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए प्रभावी कदम उठाने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक को भेजे पत्र में श्री प्रधान ने कहा है कि राज्य की आबादी में इन वर्गों का एक बड़ा हिस्सा है। इन लोगों को काफी समय से शिक्षा और रोजगार से वंचित रखा गया, जिसकी वजह से इनका सामाजिक और आर्थिक विकास बाधित हुआ है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम पर गठित मंत्री समूह की शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की अध्यक्षता में आज एक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई, जिसमें इस कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, खेल मंत्री किरेन रिजिजू तथा संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल इस बैठक में उपस्थित रहे। उच्च शिक्षा सचिव अमित खरे ने मंत्री समूह को एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के अभी तक के क्रियान्वयन से अवगत कराया। श्री खरे ने कहा कि इस कार्यक्रम को व्यापक जन आंदोलन में परिवर्तित करने के लिए सभी संबंधित मंत्रालयों को समन्वित प्रयास करने होंगे। इस अवसर पर श्री निशंक ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को देश के स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के समारोह में शामिल करना चाहिए। इस अवसर पर श्री जावड़ेकर ने एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम की ब्रांडिंग पर जोर देते हुए कहा कि इसे व्यापक स्तर पर जनता के बीच ले जाना चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग वर्ष की प्रमुख घटनाओं के बारे में वार्षिकी 2020 श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। इस कड़ी में आज हम कौशल भारत के बारे में रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। देश भर में कौशल विकास को बढ़ावा देने और मजबूत संस्थानिक ढांचे को लागू करने के लिए 15 जुलाई 2015 को राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन की शुरुआत की गई थी। इसे स्किल इंडिया मिशन के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर वर्चुअल सम्मेलन में कहा था कि देश में लाखों कुशल लोगों की आवश्यकता है। तेजी से बदलती हुई आज की दुनिया में अनेक सेक्टरों में लाखों स्किल्ड लोगों की जरूरत है। विशेषकर स्वास्थ्य सेवाओं में तो बहुत बड़ी संभावनाएं बन रही है। यही समझते हुए अब कौशल विकास मंत्रालय ने दुनिया भर में बन रहे इन अवसरों की मैपिंग शुरू की है। कोशिश यही है कि भारत के युवा को अन्य देशों की जरूरतों के बारे में उसके संबंध में भी सही और सटीक जानकारी मिल सके। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय ने कहा कि हमारे युवा सबसे बड़ी पूंजी हैं और देश की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण प्रेरक हैं।
हम सब आज के विश्व की जरूरतों के हिसाब से भारत के युवाओं को तैयार करना, भारत के अंदर भारत के बाहर, उस दिशा में भी हमने काफी कदम बढ़ाए हैं। और PMKVY 3 का जो प्लान जिसे भारत सरकार ने प्रायोगिक रूप से शुरुआत की मंजूरी दे दी है, उसको हम जो लेके आज आए हैं इस 5 वर्ष की यात्रा में, जिसमें एक नया आभास देश के युवाओं को होगा और कई ऐसे पहलें की गई हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि कौशल भारत योजना पूरे देश के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। कौशल भारत मिशन युवाओं को विभिन्न कौशल के जरिए सक्षम और सशक्त बनाने की भारत सरकार की एक पहल है, ताकि उन्हें रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके। इस मिशन के तहत कौशल से संबंधित विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय कौशल योग्यता तंत्र के तहत उद्योग और सरकार से मान्य हैं। इन पाठ्यक्रमों के माध्यम से युवाओं में तकनीकी विशेषज्ञता का विकास होता है और कंपनियों को कार्य विशेष के लिए उनके प्रशिक्षण में निवेश नहीं करना पड़ता। कौशल भारत मिशन का उद्देश्य युवाओं को बेहतर आजीविका हासिल करने के लिए प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाना है। पिछले 5 वर्षों में 5000 से अधिक ITI स्थापित किए गए हैं, ताकि युवाओं को प्रशिक्षित किया जा सके। इस मिशन के तहत कृषि क्षेत्र में 3,42,000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। वहीं पिछले 3 वर्षों में लगभग 5 लाख अप्रेंटिस को प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत 2018-19 और 2019-20 के दौरान 4,40,000 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से 84,000 से अधिक छात्र अनुसूचित जनजाति के हैं। इसके अलावा कौशल भारत मिशन के तहत 96,000 से अधिक लोगों को योग प्रशिक्षक के रूप में प्रशिक्षित किया गया है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। वर्ष 2020 समाप्त हो रहा है। हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ लेकर आ रहे हैं। इस कार्यक्रम में वर्ष 2020 की प्रमुख घटनाओं की झलकियां प्रस्तुत की जाएंगी। ये कार्यक्रम आज FM गोल्ड चैनल पर रात 9:30 बजे से 10 बजे तक प्रसारित किया जाएगा। 2020 का ये गुजरता वर्ष क्या रहा खास? कौन अर्श पर तो कौन फर्श पर? सामाजिक, आर्थिक, वैश्विक और राजनीतिक पटल पर कौन सी घटनाओं ने अपनी छाप छोड़ी? वैश्विक कोरोना आपदा के बीच मनुष्य की जिंदा दिली की कहानी आकाशवाणी की जुबानी। सुनिए विशेष कार्यक्रम 2020 की बात आकाशवाणी के साथ 30 दिसंबर बुधवार को और 31 दिसंबर बृहस्पतिवार को रात 9:30 बजे से 10 बजे तक आकाशवाणी के 100.1 FM गोल्ड चैनल पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, AIR न्यूज अलर्ट्स, ट्विटर, फेसबुक पेज और पॉडकास्ट पर भी सुना जा सकता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने नववर्ष 2021 की पूर्व संध्या पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। श्री रामनाथ कोविंद ने अपने संदेश में कहा कि प्रत्येक नया वर्ष एक नई शुरुआत का अवसर प्रदान करता है तथा व्यक्तिगत और सामूहिक विकास के संकल्प पर जोर देता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड के कारण उत्पन्न ये कठिन समय सभी के लिए एकजुट होकर आगे बढ़ने का समय है। उन्होंने लोगों से शांति और सद्भावना को बढ़ावा देने वाले प्रेम, करुणा और पूर्वाग्रह से मुक्त समावेशी समाज के निर्माण के लिए मिलकर काम करने का आह्वान किया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि नववर्ष एक ऐसा अवसर है जो आशाओं, उम्मीदों और परस्पर जुड़ाव की हमारी भावना को पुष्ट करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी लोग धैर्य, आत्मविश्वास और एकजुटता के साथ महामारी की चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना कर सकेंगे। उपराष्ट्रपति ने कहा कि किसी भी समय कोविड का टीका उपलब्ध होने की संभावनाओं के साथ 2021 का स्वागत नए उत्साह और सकारात्मक सोच के साथ किया जाना चाहिए। कोविड के प्रकोप को देखते हुए देश भर में नव वर्ष समारोहों पर रोक लगाई जा रही है। कई राज्यों और बड़े शहरों में रात का कर्फ्यू लगाया जा रहा है। होटलों और रेस्तराओं को बंद रखने और बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने पर प्रतिबंध लगाने की घोषणाएं की गई हैं। राष्ट्रीय राजधानी में रात का कर्फ्यू लगाया गया है। सरकार ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर 5 से अधिक लोगों के एकत्र होने पर अनुमति नहीं होगी। बेंगलुरु में आज दोपहर से धारा 144 लागू कर दी गई थी। ये कल सुबह 6 बजे तक जारी रहेगी। लेकिन गोवा में कोई प्रतिबंध नहीं है, जहां देश के विभिन्न भागों से लोग नया साल मनाने के लिए पहुंचे हैं। राजस्थान में राज्य सरकार ने बड़े शहरों में नव वर्ष की पूर्व संध्या पर रात का कर्फ्यू लगाने की घोषणा की। उधर बृहन मुंबई नगर निगम BMC ने लोगों से नव वर्ष के समारोह के बीच अपने घरों में रहने की अपील की है।
लोगों को अपने घरों में रहकर ही नव वर्ष मनाने को कहा गया है। रेस्तरां और बार रात 1:30 बजे तक भोजन की आपूर्ति कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के लोगों से नव वर्ष का जश्न मनाते समय सुरक्षित दूरी और कोविड संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने की अपील की है। राज्य सरकार की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि नव वर्ष का कोई भी समारोह संबंधित जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक की पूर्व अनुमति के बगैर नहीं किया जा सकता है। वर्ष 2020 जाते जाते कई यादें छोड़े जा रहा है। इस साल शास्त्रीय गायक पंडित जसराज और सुप्रसिद्ध गायक एसपी बालासुब्रमण्यम तथा सुशांत सिंह राजपूत, ऋषि कपूर जैसे अभिनेता हमारे बीच नहीं रहे। अपने सहज अभिनय से सबको अपना कायल बनाने वाले इरफान खान भी उनमें से एक। पूर्वानुमान पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल भी शीतलहर जारी रहेगी। तापमान 3 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। मुंबई में आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। तापमान 20 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। रात के समय हल्की वर्षा या बूंदाबांदी होने का अनुमान है। तापमान 24 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। कोलकाता में सुबह धुंध रहने और बाद में आसमान साफ रहने का अनुमान है। तापमान 12 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। श्रीनगर में सामान्यतः आसमान साफ रहेगा, लेकिन दोपहर और शाम को आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। न्यूनतम तापमान 0 से 6 डिग्री कम और अधिकतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा। जम्मू में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम 19 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। लेह में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। न्यूनतम तापमान 0 से 15 डिग्री नीचे जबकि अधिकतम तापमान 0 से 1 डिग्री सेल्सियस नीचे रहने का अनुमान है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान 0 से 4 डिग्री नीचे और अधिकतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। मुजफ्फराबाद में मुख्य रूप से आसमान साफ रहेगा। तापमान 1 और 17 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। गुवाहाटी में तड़के कोहरा या धुंध छाई रह सकती है। न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। और अब आर्थिक जगत की कुछ खबरें मनोज पाठक से। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 5 अंकों की मामूली बढ़त लेकर 47,751 के नए उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी बिना किसी उतार चढ़ाव के 13,982 के पूर्व स्तर पर बना रहा। दिल्ली सराफा बाजार में सोने का मूल्य 235 रुपए बढ़कर 49,675 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। चांदी 273 रुपए उछलकर 67,983 रुपए प्रति किलो हो गई और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $51.55 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सहजन मोरिंगा पाउडर की बढ़ती मांग को देखते हुए भारत ने इसका निर्यात शुरू किया है। हाल में 2 टन जैविक सहजन पाउडर अमेरिका को हवाई मार्ग के जरिए भेजा गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं अगले वर्ष 4 मई से 10 जून तक होंगी। प्रधानमंत्री ने नए वर्ष में कोविड महामारी से निपटने के लिए दवाई भी कड़ाई भी का नया मंत्र दिया। देश भर में कोविड-19 टीकाकरण के लिए पूर्वाभ्यास शनिवार को। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 96.04% हुई। कल से देश भर में सभी वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य होगा। और नववर्ष की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।